हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। तो हम केमिकल काइनेटिक्स को 6 चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे काइनेटिक्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन। तो हम काइनेटिक्स पढ़ेंगे डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शंस की। तो हमें पता होगा कि उसमें ऑर्डर क्या होता है, 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑर्डर। तो हम काइनेटिक्स पढ़ने वाले हैं। तो जो मैं सिलेबस करा रही हूँ वो IIT जैम स्टूडेंट्स के लिए, नेट स्टूडेंट्स के लिए और गेट स्टूडेंट्स के लिए है। तो चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं हम। तो हमारा चैप्टर 1 है काइनेटिक्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शंस। सबसे पहले हमें ऑर्डर रिएक्शंस पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज काइनेटिक्स। तो कोई भी रिएक्शन होती है तो हमारा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में। तो अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो वो हमें कौन बताएगा, डेल्टा जी। डेल्टा जी कहाँ से आता है, हमारा थर्मोडायनामिक्स से। तो डेल्टा जी क्या बताता है, हमारा फिजिबिलिटी ऑफ एनी रिएक्शन या स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया बताती है हमारी डेल्टा जी। देन डेल्टा जी कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी नेगेटिव। इफ डेल्टा जी विल बी पॉजिटिव देन आवर प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। इफ डेल्टा जी विल बी नेगेटिव देन आवर प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। अगर हमारा डेल्टा जी नॉन स्पॉन्टेनियस होगा तो हम तो कोई स्टडी ही नहीं करेंगे, हम इसमें कोई स्टडी नहीं करने वाले, क्योंकि कोई रिएक्शन होगी ही नहीं अगर हमारा डेल्टा जी पॉजिटिव होगा। इफ आवर डेल्टा जी विल बी नेगेटिव देन टू प्रोसेस अकर, वन इज केमिकल काइनेटिक्स, अदर इज केमिकल इक्विलिब्रियम स्टडी करेंगे हम। तो उसमें क्या होगा, जो एक में होगा इरिवर्सिबल यूनि डायरेक्शन, मतलब कि यूनि मतलब सिंगल डायरेक्शन में वो होगा, रिवर्सिबल नहीं होगा, इरिवर्सिबल एक ही डायरेक्शन में होगा। सेकेंड वन इज रिवर्सिबल बाय डायरेक्शन, रिवर्सिबल बाय डायरेक्शन, बाय मतलब दो। तो जो प्रोसेस होगा इरिवर्सिबल यूनि डायरेक्शन उसको हम स्टडी करेंगे केमिकल काइनेटिक्स में, और रिवर्सिबल बाय डायरेक्शन को हम स्टडी करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में। अब आपको पता होना चाहिए कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है। तो केमिकल काइनेटिक्स हमें बेसिकली बताती है इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। इसको हम ऑब्जर्व करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे आप क्लास में टाइट्रेशन करते हो तो टाइट्रेशन के वक्त कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि कुछ ड्रॉप वाइज टाइट्रेशन करते हैं, कुछ होता है कि एक बार एंड पॉइंट पता होने के बाद डायरेक्ट 10 ml तक डाल लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे कलर में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो ये डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि हम टाइम को इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो काइनेटिक्स में सबसे पहले हमें थ्योरेटिकल रेट फाइंड आउट करना होता है। तो व्हाट इज रेट? रेट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम। दैट इज आवर ओल्ड डेफिनेशन, ये हमारी ओल्ड डेफिनेशन थी। रेट क्या होता है, हमारा रेट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम, दैट इज आवर रेट। अब हम कोई रिएक्शन लेते हैं, एग्जाम्पल ए हमारा बी, मतलब रिएक्टेंट हमारा कन्वर्ट हो जाता है बी में। तो जो हमारा रेट होता है वो होता है माइनस DA/dt। ए मतलब ए की कंसंट्रेशन, नेगेटिव साइन हो रहा है बिकॉज ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्टेंट हमारा स्टार्टिंग में बहुत सारा होता है, लेकिन जैसे जैसे हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होना स्टार्ट होता है तो हमारे रिएक्टेंट की अमाउंट कम होने स्टार्ट हो जाती है। तो माइनस DA/dt इज इक्वल टू प्लस बी इज आर प्रोडक्ट, DB की कंसंट्रेशन अपॉन DT। पॉजिटिव साइन यहाँ साइन क्यों शो हो रहा है, बिकॉज ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है। तो ये हमारा ए का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए और ये है हमारा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। नोट यहाँ है कि रेट हमारा हमेशा पॉजिटिव होता है, नेवर भी नेगेटिव। यहाँ मैं एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। यहाँ एक एग्जांपल है, फॉर ए गिवन केमिकल रिएक्शन, कोई हमें केमिकल रिएक्शन गिवन है, 2A + 3B gives 4C + 5D, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इज गिवन टू अस इज 2 mol/L इनवर्स पर सेकेंड। हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है नंबर 1 रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, सेकेंड इज रेट ऑफ रिएक्शन, थर्ड इज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी एंड डी इज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। तो हमें क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है 2A + 3B gives 4C + 5D, और हमें गिवन है रेट ऑफ डिसअपियरेंस, डिसअपियरेंस मतलब नेगेटिव साइन, और किसका गिवन है, ए का क्या गिवन है, 2 mol/L इनवर्स पर सेकेंड।
ठीक है। सबसे पहले हमें रेट लिखेंगे, कोई भी रिएक्शन लिखने से पहले हमें उसका रेट ऑफ रिएक्शन पता होना चाहिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, स्टोइकियोमेट्री हमेशा डिवाइड में आती है। तो माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी बी की स्टोइकियोमेट्री है 3 डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू 1/4। ये प्लस आएगी क्योंकि ये क्या है, सी की कंसंट्रेशन हमारे किसमें है, प्रोडक्ट में। स्टोइकियोमेट्री डी डी बाई डी टी दैट इज आर रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी निकालनी है। हमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी निकालनी है, तो हम कैसे निकाल लेंगे, 1/-2 डी ए बाई डी टी कितना हमारे पास गिवन है 2, तो वो नेगेटिव साइन के साथ, ये पूरा नेगेटिव साइन के साथ हमें गिवन है 2 इज इक्वल टू, हमें क्या निकालना है, माइनस डी बी बाई डी टी, डिसअपीयरेंस ऑफ बी निकालना है ना, तो 3 या डिवाइड में ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो माइनस डी बी बाई डी टी क्या आएगा हमारा 3। तो ऐसे आएगा कि पहले रिएक्शन लिखो, गिवन क्या है वो लिखो, उसके बाद सबसे पहले हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिसअपीयरेंस के साथ, स्टोइकियोमेट्री हमेशा डिवाइड में आएगी, और उसके बाद जो क्वेश्चन में हमें पूछता है हम वो निकाल लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्वेश्चन हमारा ये था, क्वेश्चन आप आराम से देखिए, क्वेश्चन ये है हमारा, उसके बाद उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका सॉल्यूशन ये है, पहले हमें रिएक्शन गिवन है, उसके बाद हमें डिसअपीयरेंस ऑफ ए गिवन है, तो पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है, फिर जो फाइंड आउट करने के लिए दे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी फाइंड आउट करने के लिए दे, तो वो निकालना है। अब देखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ सी कैसे निकालोगे, हमें रेट ऑफ रिएक्शन से ये पता है हमें इक्वल होते हैं, माइनस डी बाई डी टी क्या होता है हमारे पास 2, 4 मल्टीप्लाई में ही चला जाएगा, तो ऐसे करके हम डी सी बाई डी टी निकाल लेंगे। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस डी ऑफ डी आप मुझे निकाल के बताएंगे, ठीक है, एक बार आप आराम से देख लीजिए, आंसर है। अब हम रेट किसका पढ़ेंगे, मॉडर्न काइनेटिक्स का। तो हमें मॉडर्न काइनेटिक्स पढ़ेंगे हम, तो उसका रेट क्या होता है कि हमें पता होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पर यूनिट वॉल्यूम इज आवर रेट ऑफ रिएक्शन। ये हम इसलिए फाइंड आउट कर रहे हैं क्योंकि हम जो पढ़ते हैं वो कंडीशनल रेट ऑफ रिएक्शन होता है, एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन हमें नहीं पता होता। एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन हमें कौन बताता है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बताता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पर यूनिट वॉल्यूम। अब मैं कोई रिएक्शन ले रही हूँ, ए प्लस बी वाई वाई प्लस जेड, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पर यूनिट वॉल्यूम। और हमें पता होना चाहिए कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रीज आर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अगर मैं जेड के लिए चलूं तो हमारा रेट क्या हो जाएगा, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इनटू पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन हमें पता है कि हमारा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, हमारा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट। अब अगर मैं जेड के रिस्पेक्ट में ले लूं तो जेड की स्टोइकियोमेट्री क्या है, जेड स्मॉल जेड, ठीक है। तो ये हमारा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है, तो 1/v। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को मैं कैसे लिख सकती हूँ, मोल्स अपॉन उसकी स्टोइकियोमेट्री, ये लिख सकती हूँ। अब मुझे पता है कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम n इंटू वी, दैट इज आवर नंबर ऑफ मोल्स। तो ये हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, n की कॉन्सेंट्रेशन इंटू वी को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बार n के रिस्पेक्ट में और एक बार v के रिस्पेक्ट में। तो n के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक बार हम v के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो सॉरी n आएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन है, क्या 1/vz इंटू एन डी वी बाई डी टी, वी एन की कंसंट्रेशन इंटू डिवाइडेड बाई डी टी। तो ये हमारा एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन है। अगर हम डेल्टा वी अगर 0 मतलब एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे फाइंड आउट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जो एक्चुअल जो वॉल्यूम आएगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमारा जो रेट आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 1/z मतलब स्टोइकियोमेट्री उसकी, और z की कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ठीक है, दैट इज आवर रेट। अब IIT JAM के स्टूडेंट्स के लिए है ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आया हुआ है कि कोई रिएक्शन हमें गिवन थी
2a gives 3b, रेट गिवन था 1/2 माइनस di/dt। तो पूछा था किस कंडीशन पे रेट हमारा होता है, तो हमें बताना था। ऑप्शन में था कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट कंसंट्रेशन, कांस्टेंट टाइम और नन ऑफ दीज। तो मैंने अभी बताया जो हम पढ़ते हैं, जो हम रेट पढ़ते हैं वो कंडीशनल होता है। वो कंडीशन कौन सी होती है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हमारा ऑप्शन था कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अब हमने थ्योरेटिकल रेट लो पढ़ा था। थ्योरेटिकल रेट लो में क्या था? थ्योरेटिकल रेट लो में हमने पढ़ा था कि जो हमारी रेट होती है वो होती है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अपॉन टाइम। और अब हम क्या कर रहे हैं? थ्योरेटिकल रेट लो पढ़ रहे हैं। इसमें जो हमारा रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए की पावर एन, और एन यहाँ हमारा क्या है? ऑर्डर है। तो ऑर्डर हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री के कभी भी इक्वल नहीं होता। ठीक है, हो सकता है लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है। रेट जो कि है हमारा, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम हटाएंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? ए की पावर एन। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल रेट लो है। अब हम थ्योरेटिकल रेट लो जो हमने पढ़ा था और एक्सपेरिमेंटल रेट लो को हम अगर इक्वल पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा कि कॉन्सेंट्रेशन टाइम 1 की पावर ए मतलब कॉन्सेंट्रेशन टर्म ही है। ए की कॉन्सेंट्रेशन को हम कॉन्सेंट्रेशन के रूप में लिख सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन एन, तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन है तो यहाँ पावर 1 है, तो ये ऊपर जाके 1 माइनस एन टी की पावर टी मतलब टाइम माइनस 1, तो यहाँ आ जाएगा के की पावर कॉन्सेंट्रेशन 1 माइनस एन टी की पावर -1। तो अगर कोई भी हमें के की यूनिट पूछेगा किसी भी ऑर्डर में तो हम बता देंगे कि क्या होती है। के इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस एन पर सेकेंड। ठीक है, अगर वो जीरो ऑर्डर के लिए पूछेगा, जैसे कि देखो अगर जीरो ऑर्डर के लिए पूछेगा तो हम यहाँ जीरो पुट कर देंगे। जीरो पुट करने के बाद क्या आ जाएगा? मोल लीटर इनवर्स पर सेकेंड। अगर वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछेगा तो हम 1 पुट कर देंगे, तो जीरो आ जाएगा। तो जीरो तो सारा जीरो मतलब 1 मतलब पर सेकेंड। अगर 2 के लिए पूछेगा तो एन की जगह 2 पुट कर देंगे। 3 के लिए पूछेगा 3। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है फॉर फाइंडिंग आउट द यूनिट ऑफ के। ट्रिक्स है, अगर हमें कोई भी जो यूनिट दी हुई है के की और वहां से हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दैट यूनिट, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा ऑर्डर है? तो वहां हम सिर्फ एल की पावर देखेंगे। एल की पावर, जैसे ये मैंने एग्जांपल ले रखे हैं मोल लीटर इनवर्स पर सेकेंड, तो हमें इसमें एल की पावर क्या है? -1। तो -1 और जो भी पावर उसमें +1 कर देंगे तो हमें ऑर्डर फाइंड आउट हो जाएगा, मतलब कि 0। तो इसका मतलब ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? 0 ऑर्डर है। अब आगे देखो आईआईटी एग्जाम के में ही ये क्वेश्चन आ रखा था कि फॉर विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के एंड रेट ऑफ रिएक्शन आर सिमिलर। तो पूछ रहा है कि कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें रेट कांस्टेंट, मतलब रेट कांस्टेंट हमारा क्या था? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन का चेंज अपॉन टाइम ही तो था। कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल लीटर इनवर्स पर सेकेंड। तो ये जो रेट की यूनिट है कि कौन से ऑर्डर की यूनिट से मैच खाती है? देखो किससे मैच करती है? मोल लीटर इनवर्स पर सेकेंड से, मतलब कि 0 ऑर्डर रिएक्शन से हमारी मैच करती है, तो उससे क्या है? हमारी सिमिलर है। तो ये जैम में क्वेश्चन आया हुआ है। अगर हमारी के यूनिट एटमॉस्फेयर में अगर गिवन है तो हम कैसे पता करेंगे? वहां हम -+1 नहीं करेंगे, n+1 वह हम करेंगे जो भी पावर गिवन है उसको हम इक्वल पुट कर देंगे 1 माइनस एन के इक्वल। तो जो हमारा एन आएगा वो आएगा हमारा ऑर्डर। तो अब हम मेन चैप्टर पे चलते हैं, वो है nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले हमें थ्योरेटिकल रेट पता होना चाहिए, उसको एक्सपेरिमेंटल रेट से इक्वल पुट करेंगे। जैसे हमारा थ्योरेटिकल रेट ये था चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। थ्योरेटिकल रेट क्या था कि जो हमारी जो कंसंट्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रेट के। फिर हम कंसंट्रेशन टर्म को एक साइड पुट वन साइड, मतलब एक साइड पुट कर देंगे, जैसे कि ए और ए को एक साइड पुट कर देंगे और इंटीग्रेट कर देंगे। फिर हम इसको इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका -d की पावर n के dt, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर देंगे और इसको a के रिस्पेक्ट में कर देंगे। ठीक है, अब देखो जैसे ये था तो हमने इसको इंटीग्रेट करने के बाद हमें पता लगेगा, तो यहाँ हम 2 में पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक n अगर हमारा 1 है
उसके लिए फॉलो होगा, और एक हमारा जो n इज नॉट इक्वल टू 1 उसके लिए है ये। तो पहले देख लो n इज इक्वल टू 1 के लिए, उसके लिए है अगर हमारा n अगर 1 होगा तो हमारा यहाँ n अगर 1 होगा तो ये ln a हो जाएगा, और इंटीग्रेट करने के बाद ln a, और इसको खोल देंगे तो हम ln a बाई a नोट माइनस के टी। अगर n इज इक्वल टू नोट 1 है तो उसके केस में हमारे पास इंटीग्रेशन करने के बाद ये टर्म आ जाएगी a की पावर 1 माइनस एन माइनस a नोट की पावर 1 माइनस एन। अब इस आप सबको इंटीग्रेशन तो आता ही होगा ना, कि जैसे a की पावर n है, अगर मैं उसका डिवाइड इंटीग्रेशन कर रही हूँ, लेकिन ये a की पावर n है तो ये माइनस में, ठीक है। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर रही हूँ, a की पावर माइनस n का अगर मैं इंटीग्रेशन कर रही हूँ तो वो आ जाएगा a की पावर माइनस n प्लस 1, और जो है उसका भी माइनस n प्लस 1, जितनी पावर में प्लस 1 है तो उसको डिवाइड में भी आ जाएगी, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन होता है का रूल होते हैं। तो a माइनस वन n प्लस 1 अपॉन n माइनस n प्लस 1 को हमने इंटीग्रेशन कर दिया है, और पावर हमारे कहाँ से कहाँ तक की है, a नोट से a तक की है, और माइनस के dt का क्या हो जाएगा t, तो t हो जाएगा t माइनस 0 t। तो ये आ जाएगा a 1 माइनस n a माइनस a नोट 1 माइनस n इज इक्वल टू 1 माइनस n इज इक्वल मल्टीप्लाई बाई माइनस के टी। तो ये वैलिड है फॉर n इज इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, और सोशियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट इज सोशियोमेट्रिक रिएक्टेंट 1 होनी चाहिए, ठीक है। सोशियोमेट्री हमारी 1 होनी चाहिए। तो ये है। अब देखो मैं जीरो ऑर्डर के लिए निकाल के दिखा रखा है। अगर जीरो ऑर्डर होगा हमारा तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0 माइनस a नोट 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 इज 1 माइनस के टी, तो a माइनस a नोट माइनस के टी। तो a की कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी, a नोट माइनस के टी। ये किसके लिए, हमारे जीरो ऑर्डर के लिए। अब nth ऑर्डर के लिए हम क्या निकालेंगे, हाफ लाइफ। अब हमें पता होना चाहिए कि हमारी हाफ लाइफ क्या होती है। तो हाफ लाइफ वो टाइम इंटरवल होता है जो रिक्वायर्ड होता है, जो हमारा रिएक्टेंट होता है रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट। जो हमारा रिएक्टेंट है, जैसे स्टार्टिंग रिएक्टेंट हमारा ए नोट है, तो टी हाफ वो इंटरवल है जिसपे ये कितना रिड्यूस हो जाए, हाफ रिड्यूस हो जाए, ठीक है। तो अगर हमारा टाइम हाफ हो गया तो हमारा जो ए है उसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, ए नोट बाय 2। जो इनिशियल अमाउंट है उसकी कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो ये मैंने आपको डायरेक्ट डेरिवेट करके नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन डायरेक्ट बता रही हूँ। फॉर एन इज नॉट इक्वल टू 1 के लिए टी हाफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन ए नोट की पावर n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 इंटू के। तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, सॉरी डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए नोट की पावर n माइनस 1 पे। तो हम यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये कैसे ग्राफ बनाता है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया कि t इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए नोट की पावर n माइनस 1 के। तो अगर मैं यहाँ 0 पुट कर दूं तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 पुट करने के बाद तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो तो मैंने क्या बताया था आपके पास, टी हाफ क्या है हमारा 1 पावर ए नोट की पावर n माइनस 1 है। अगर मैं यहाँ 0 पुट कर दूं तो 0 पुट करूंगी तो क्या आएगा, 0 माइनस 1। तो टी हाफ क्या आएगा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बाई ए नोट की पावर माइनस 1। माइनस 1 क्या ऊपर चला जाएगा तो टी हाफ क्या आ जाएगा, ए नोट। तो ये जो जीरो ऑर्डर के लिए हमारा टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ए नोट की कंसंट्रेशन पे। तो जो हमारा ग्राफ आएगा वो कैसे आएगा, लीनियर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए देख लो, फर्स्ट ऑर्डर इज इंडिपेंडेंट ऑफ, अब देखो अगर तुम पुट भी करोगे तो देखो अगर तुम में 1 भी पुट करोगे तो 0, इसका मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ ए है, ए पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, इसलिए ए पे डिपेंड ही नहीं कर रही, तो ग्राफ ऐसा आएगा। अब सेकंड ऑर्डर देख लो, सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होगा, सेकंड ऑर्डर के लिए देखो टी हाफ मैंने बताया था कि क्या होता है, ए नोट की पावर n माइनस 1 होता है। अब ये है हमने कौन सा ऑर्डर लेना है, सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर के लिए n को क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, टी हाफ हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, ए नोट के। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना, टी हाफ 1 बाई ए ले रही हूं मैं यहाँ, तो तब लीनियर आ रहा है। अगर 1 बाई ए नोट लेती तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी होता, डायरेक्टली नहीं होता, ठीक है।
अब हमें क्या याद रखना है, डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमें, तो हमें क्या याद रखना है कि जीरो ऑर्डर के लिए हमारा जो टी हाफ होता है वो क्या होता है, ए मतलब कंसंट्रेशन, टू एन इजकल टू स्टोइचियोमेट्री और के हमारा कांस्टेंट, और टी हाफ फॉर ये हमारा जीरो ऑर्डर के लिए, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या है 0.693 अपॉन एन की, और टी हाफ ये हमारा किसके लिए सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या है 1 अपॉन एन ए अपॉन मल्टीप्लाई बाई K2, ये हमारा सेकेंड ऑर्डर के लिए। ठीक है, अब हम काइनेटिक्स पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की और सेकेंड ऑर्डर की। ठीक है, तो सबसे पहले हम जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स पढ़ते हैं। और अब देखो थर्ड ऑर्डर के लिए भी निकाल रखा है मैंने। थर्ड ऑर्डर के लिए मैंने क्या बताया था आपको, टी हाफ हमारा क्या होता है ए नोट की पावर n-1 होता है ना, तो n क्या है हमारा थर्ड, तो 3, तो 2 आ जाएगा ना यहाँ, तो ठीक है, तो 1/a² का लीनियर प्लॉट। तो टी हाफ हमारा हमेशा हमें याद रखना है, जो हम इसमें इक्वेशन में अगर मैं 3 पुट करूंगी, इसमें 3 पुट करूंगी तो हमें क्या वैल्यू निकल के आएगी, टी हाफ 3/2 NA² इंटू K3। K3 मतलब कांस्टेंट है फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब आगे देखो, आगे आपको देखना है काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमें पढ़नी है। तो जीरो ऑर्डर के लिए मैंने आपको यूनिट बताई थी, यूनिट क्या थी मोल लीटर इनवर्स पर सेकंड। टी हाफ मैंने अभी आपको बताया, जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ हमारा क्या है, टी हाफ है हमारा जीरो ऑर्डर के लिए A/2n/K0। ठीक है, A/2n/K0 हमारा है, A/2n/K0 है। अगर n स्टोइचियोमेट्री हमारी यहाँ क्या है 1 है, तो हमारा क्या हो जाएगा टी हाफ A/2K0। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमें पढ़नी है। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे पढ़नी है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम के बीच में पढ़ेंगे। तो ये कैसे पढ़ेंगे, देखो हमें पता है हमने फॉर्मूले में पुट करेंगे, इसमें n की पावर अगर हम 0 पुट करेंगे तो हम जीरो ऑर्डर के लिए हमारा क्या निकल के आया था A=A0 माइनस KT। तो हमें पता है हमारा A क्या है A0 माइनस KT है, और हमें जैसे पता है y=mx+c ग्राफ निकालने के लिए होता है। ठीक है, तो x और y के बीच में अगर हम प्लॉट कर रहे हैं तो c इज आर इंटरसेप्ट और m इज आर स्लोप। ठीक है, तो m हमारे यहाँ क्या है -k, तो -k हमारा क्या हो गया स्लोप हो गया, और हम ग्राफ किसके बीच में बना रहे हैं A कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम के बीच में हम क्या बना रहे हैं ग्राफ बना रहे हैं। A0 हमारी क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो ये टाइम आएगा। अब देखो टो क्या होता है, टो इज आवर लाइफ टाइम, वो टाइम इंटरवल, द टाइम इंटरवल एट विच रिएक्शन गोज ऑन कम्प्लीशन, कि हमारा ऐसा टाइम इंटरवल जिसपे हमारी रिएक्शन कम्प्लीट। वी आर पुटिंग कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू 0, देन अगर मैं यहाँ 0 पुट कर दूं तो A0 किसके इक्वल हो जाएगा KT की, तो वो टाइम कौन क्या होगा टो इज इक्वल टू A0 बाई K। तो हमारी रिएक्शन किस टाइम इंटरवल पे पूरी होती है वो कौन बताता है हमें, टो बताता है, वो क्या होता है A0 बाई K। ठीक है, यहाँ है हमारा टो, क्या होगा वो A0 बाय K। अब देखो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम के बीच में निकालेंगे हम, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम के बीच में निकालेंगे। तो स्टार्टिंग में हमारी देखो रिएक्शन लेके चल रहे हैं, A से B हमें मिल रहा है, टाइम 0 पे हमारी अगर कंसंट्रेशन A0 थी और टाइम T पे अगर हमारा प्रोडक्ट कुछ बनना फॉर्म हुआ तो वो A0 माइनस हमारे जो इनिशियल में से घटेगा। अब हमारा स्टार्टिंग में अगर कुछ 2 था, अगर हमारा प्रोडक्ट अगर 1 बनना स्टार्ट हुआ तो 2 में से हम 1 घटाएंगे ही ना। तो हमें पता है जीरो ऑर्डर के लिए A की कंसंट्रेशन क्या होती है A0 माइनस KT। ठीक है, और हमें पता है कि x A0 माइनस KT होता है, और x हमें पता है कि यहाँ x क्या है हमारा, x क्या है हमारा यहाँ KT, क्योंकि A0 माइनस x हो गया ना, तो हमारा x क्या हो गया KT। y इज इक्वल टू mx से हम इसका ये निकाल लेंगे, x हमारा प्रोडक्ट हो गया ना, बेसिकली x हमारा प्रोडक्ट है, यहाँ x हमारा क्या है प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट अब हमने वर्सेस टाइम के बीच में प्लॉट करना है, तो प्रोडक्ट अगर टाइम के वर्सेस में हम प्लॉट करेंगे तो हमें पता है मैक्सिमम प्रोडक्ट हमारा कब है
ए नोट की कंसंट्रेशन तो लीनियर प्लॉट आएगा, क्योंकि देखो इंटरसेप्ट है नहीं, y इक्वल टू mx से हम प्लॉट ड्रॉ कर लेंगे। अगला है रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में अगर हम करेंगे तो हमें पता है जीरो ऑर्डर के लिए हमारी रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं करती, ये जीरो है। जीरो ऑर्डर के लिए अगर हम n को जीरो रख देंगे तो a जीरो मतलब ये हमारा पूरा 1 हो जाएगा, मतलब कौन a पे डिपेंड नहीं करती, तो ऐसा ग्राफ आएगा हमारा। ठीक है, अब आएगा टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो टी हाफ मैंने आपको बताया था, हमारा टी हाफ क्या होता है जीरो ऑर्डर के लिए, हमारा होता है ए टू एन के। तो एन यहाँ ए तो एन सोशियोमेट्री 1 है तो हमारी ये आ जाएगा a बाई 2k। तो y एम एक्स प्लस सी, तो m हमारा 1/2k आ जाएगा, तो स्लोप 1/2k, और ये हमारा लीनियर ग्राफ आएगा। अब देखो एक ट्रिक बताती हूँ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ट्रिक यह है कि अगर हमारा कोई टाइम इंटरवल दे रखा है, 2 टाइम इंटरवल दे रखा है, तो उसका जो टी एक्स बाई वाई आता है तो वो इज इक्वल टू होता है एक्स बाई वाई के। जैसे टी 75 अपॉन टी 50 दे रखा है तो वो हमेशा इक्वल होता है 75 अपॉन 50 के। तो ठीक है, तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 375 और 25 मल्टीप्लाई बाई 250। ठीक है, तो ये होता है। अब जैसे जैम में क्वेश्चन आया हुआ था कि क्वेश्चन में गिवन था कि अगर T75 आपके पास आपको कैलकुलेट करना है, अगर आपको T हाफ दे दिया गया है कितना, जैसे 30 मिनट दे दी गई, तो T75 कितना होगा, तो आपको पता है T75 आपको T50 हमारा होता है 75 50 जो कि होता है हमारा 3/2। तो हमें गिवन क्या था T50, तो T50 T75 3 मल्टीप्लाई बाई 2 T50 मल्टीप्लाई कर देंगे तो T50 कितना होता है हमारा, T50 हमारे कितना गिवन था 30 मिनट, तो 33/2, तो ये 15 75, तो 75 आएगा। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेट करना था 75 मिनट। अब हम पढ़ रहे हैं इसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या पढ़ रहे हैं हम, ए इज इक्वल टू जेड। ठीक है, तो हमने पहले ही पता है, जो हमने पहले ही पढ़ा है कि हमारा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमने n इज इक्वल टू 1, जब हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो जो हमारा निकल के आ रखा है वो क्या आएगा, ln a बाय a नोट माइनस के टी। ठीक है, तो a यहाँ हमारी क्या है, सोशियोमेट्री है। ठीक है, माइनस a के टी, और ये हमारा तो a के टी है ना। अब यहाँ हम ln को हटा देंगे, अगर ln को हम हटाएंगे तो कैसे हो जाएगा इसमें, जैसे अगर हम ln को हटाएंगे तो हमारा 2.303 ln की जगह क्या आ जाएगा, log a बाय a नोट की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस a के टी। तो वहां से हम k की वैल्यू यहाँ ऐसे ले आएंगे, यहाँ हम k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, तो k इज इक्वल टू 2.303 बाय 80 log a नोट बाय a। तो a नोट बाय a नोट क्या हो जाएगा हमारा, ई माइनस ए के टी। तो ये 3 फॉर्मूले डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन सोल्व करने हैं, क्वेश्चन आता है डायरेक्ट यहाँ से, आप इन 3 फॉर्मूले से सोल्व करोगे, इन 2 फॉर्मूले से सोल्व करोगे। k इजकल टू 2.303 बाई 80 log a नोट बाय a, और एक फॉर्मूला a बाय a नोट इजकल टू ई माइनस ए के टी। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो फॉर a गिव्स b, तो ये है हमारा, सबसे पहले देखो कि जो हमारा ln है वो है a बाय a नोट माइनस a, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है हमें फॉर a गिव्स b से। तो सबसे पहले करेंगे हम ln a वर्सेस टाइम, तो ln a वर्सेस टाइम के बीच में करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ln a इक्वल टू ln a नोट माइनस a के टी। हमें पता है जो y होता है वो हमारा होता है c प्लस एम एक्स, तो m हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस a के, तो माइनस के हमारा स्लोप हो गया, इंटरसेप्ट हमारा ln a नोट हो गया, और ln a वर्सेस टाइम के बीच में प्लॉट कर रहे हैं। अब आएगा log a वर्सेस टाइम के बीच में सेम रहेगा, तो हमारा स्लोप चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, k माइनस के बाय 2.303। ठीक है, अब है ln a बाय a नोट वर्सेस टाइम के बीच में, तो ये हमारा किसके आएगा, y इजकल टू एम एक्स, m हमारा क्या हो गया, माइनस a के। ठीक है, टाइम हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, इसीलिए log a नोट बाय a वर्सेस टाइम के बीच में करेंगे, लेकिन इसमें हमारा स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ हमारा a नोट बाय a पूछ रहा है, यहाँ a बाय a नोट था, यहाँ a नोट बाय a है, तो k पॉजिटिव है,
तो स्लोप है k बाई 2.303। अब देखो हमें पता है, मैंने बताया था आपको फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारा a क्या है, a मैंने बताया था, देखो ये बता रखा, a बाई a नोट क्या है हमारा e माइनस ए के टी। और हमें पता है हमारा इसके लिए हमें पता है कि टी हाफ हमारे पास हमने पता है हमारा टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या था 0.693 अपॉन के था। तो के हमारा क्या हो गया, के हो गया 0.693 अपॉन टी हाफ। तो यहाँ इसने के की वैल्यू पुट कर दी हमने 0.6393 अपॉन टी हाफ, तो ये हमारा ए आ गया। अब कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सैंपल लेफ्ट आफ्टर एन हाफ लाइफ्स। तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला है एन टी हाफ इज इक्वल टू ए नोट अपॉन 2 की पावर एन। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, अभी मैं आपको क्वेश्चन करके नहीं दिखा रही हूँ, आपको मैं थोड़ी बता रही हूँ अभी, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सैंपल लेफ्ट आफ्टर एन हाफ लाइफ्स, तो वो हमारा आ जाएगा एन टी हाफ इज इक्वल टू ए नोट अपॉन 2 की पावर एन। अब अगला देखो, अगला है हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए कर रहे हैं। तो सेकंड ऑर्डर के लिए मैंने आपको बताया था अगर n को मैं 2 पुट कर दूं तो ये हमारा सेकंड ऑर्डर के लिए आ जाएगा 1 बाई इज इक्वल टू 1 बाई ए नोट प्लस के टी। और यूनिट हमें पता है ये सेकंड ऑर्डर के लिए हमारी यूनिट क्या होती है, मोल इनवर्स लीटर इनवर्स पर सेकंड, ठीक है, ये हमारी यूनिट होती है। अब ये है टी हाफ, हमें पता है टी हाफ हमारा सेकंड ऑर्डर के लिए होता है 1 अपॉन एन ए नोट मल्टीप्लाई बाई के, दैट इज आर टी हाफ फॉर द सेकंड ऑर्डर। अब हमें T75 निकालना है। T75 मतलब T1 बाई 4 विच इज इक्वल टू 3 बाई ए के, ठीक है, दिख रहा है ना आपको सभी को 3 बाई ए के। एक सेकेंड, क्या हो रहा है, ठीक है। अब देख लीजिए तो T75 क्या होगा 3a बाई के, डायरेक्ट फॉर्मूला से आपको निकालना है। तो एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कम्प्लीटेड इन 10 मिनट्स। 50% कम्प्लीटेड मतलब ये हमें क्या गिवन है, टी हाफ गिवन है कितना 10 मिनट्स, 10 मिनट। देन हाउ लॉन्ग विल इट मेक टू कम्प्लीट 75%। तो हमें पता है T75 क्या होता है 3a बाई के, हाँ ठीक है। तो टी हाफ हमें पता है 10 मिनट होती है, तो 10 मिनट 1 बाई ए के टू पुट कर देंगे तो ए के टू हमारे पास आ जाएगा 10 मिनट। तो ए के टू 375 में होता ही है, तो 1 बाई 10 30 मिनट, तो ये हो जाएगा। तो बस ये पता होना चाहिए कि जो हमारा टी हाफ फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जो T75 होता है वो होता है 3 मल्टीप्लाई बाई 2 टी हाफ। डायरेक्ट पुट करोगे आप, जैसे कि अब 10 मिनट था तो 30 मिनट, तो यहाँ गिवन क्वेश्चन में 10 मिनट था तो 30, तो T75 हमारा 30 मिनट्स निकल के आएगा। अब सेकंड ऑर्डर के लिए देखो, सेकंड ऑर्डर के लिए है हमारा जो ए है कि एन को हम 3 पुट कर देंगे, तो 3 पुट कर देंगे तो ए माइनस 2 ए नोट की पावर माइनस टू माइनस के टी। तो ये हमारा जो निकल के आएगा वो हमारा काइनेटिक ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। टी हाफ हमारा ये है और T75 हमारा ये निकल के आया। इससे हम कंक्लूजन निकालता है जो T75 होता है वो हमारा 5 मल्टीप्लाई बाय होता है टी हाफ के, जैसे क्वेश्चन में गिवन है इफ ए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कम्प्लीटेड इन 10 मिनट। तो टी हाफ कितना हो गया 10 मिनट, अगर T75 पूछेगा तो कितना हो जाएगा 50 मिनट। तो ये क्वेश्चन है, आप देख लीजिए।